कार्तिक और उसकी टीम ने उस कातिल को ढूंढ लिया था। वो ऑस्ट्रेलिया चला गया था, लेकिन क्या उसके पीछे जा पाएंगे या नहीं, जानेंगे आज के एपिसोड में। दोस्तों, स्वागत है आपका इंस्टा SEO कहानी के एपिसोड नंबर 10 में। कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट जरूर से जरूर किया करें। चलिए शुरू करते हैं कहानी। कार्तिक की आंखों में एक अजय गुरूर और एक बादशाहत का नशा था। उसने अपनी जैकेट को ठीक किया और कहा, कार्तिक अग्रवाल को किसी का शिकार करने के लिए खुद उसके देश में जाने की जरूरत नहीं पड़ती विक्रम। दुनिया का ऐसा कोई कोना नहीं, ऐसा कोई पताल नहीं जहां अग्रवाल की हुकूमत न चलती हो। अगर वो सिडनी गया है तो उसने अपनी कब्र खुद खोद ली। कार्तिक मुड़ा और अपने प्राइवेट कैबिन की तरफ बढ़ गया। उसने कैबिन की तरफ जाकर कहा, मेरे सैटेलाइट फोन का एन्क्रिप्टेड लाइन पर डालो आर्यन। मुझे ऑस्ट्रेलिया के अंडरवर्ल्ड से बात करनी है। इसी समय उधर ऑस्ट्रेलिया की सिडनी शहर, यहाँ एक तरफ शहर का चकाचौंध ओपेरा हाउस की खूबसूरती बोंडी बीच पर लहरें लोगों को आकर्षित कर रही थी, वहीं इसी शहर का एक ऐसा काला और खौफनाक अंडरग्राउंड नेटवर्क द रशियन सिंडिकेट कंट्रोल करता है। इस पूरे ऑस्ट्रेलियाई अंडरवर्ल्ड का बेताज बादशाह था लियोनार्डो उर्फ लियो। लियो एक 6 फीट 5 इंच लंबा, बड़ा खूंखार और बेरहम रशियन माफिया बोस था। पूरे ऑस्ट्रेलिया का ड्रग, हथियार और कसिनो का व्यापार उसी की उंगलियों पर नाचता था। यहाँ तक कि ऑस्ट्रेलिया की पुलिस भी लियो के काम में दखल देने से कांपती थी। लेकिन इस पूरी दुनिया में सिर्फ एक इंसान था जिसे लियो अपना गॉडफादर, अपना सबसे करीबी दोस्त मानता था। एक ऐसा इंटरनेशनल इंसान क्राइसिस से जो निकला था और उसे पैसों का हथियार दिया था, जिसे लियो ने अपना सबसे बड़ा एम्पायर खड़ा किया था। वो इंसान कोई और नहीं, कार्तिक अग्रवाल था। सिडनी के एक बड़े पोश हाई सिक्योरिटी वाले अंडरग्राउंड क्लब में लियो अपनी लेदर की कुर्सी पर बैठा सिगार पी रहा था। उसके आसपास हथियारों से लैस दर्जन भर बॉडीगार्ड्स खड़े थे। तभी लियो के एक खास आदमी ने आकर उसे एक एनक्रिप्टेड सैटेलाइट फोन थमाया। तभी आदमी ने डर कर कहा, बॉस, बॉस एक कॉल है VIP लाइन 1 से। VIP लाइन 1। ये सुनते ही लियो तुरंत अपनी कुर्सी से खड़ा हो गया। उसने अपने आदमियों को बाहर जाने का इशारा किया। कमरा खाली होते ही उसने गहरे सम्मान के साथ फोन कान पर लगा लिया। उसने फोन कान पर लगाकर कहा, कार्तिक माय फ्रेंड, द किंग ऑफ इंडिया, आज अचानक मुझे मेरी याद कैसे आई? तुम बस हुक्म करो दोस्त। लियोनार्डो तुम्हारी खातिर पूरी दुनिया को आग लगाने के लिए तैयार है। लियो की भारी अंग्रेजी वाली आवाज में एक अजीब सी खुशी और खौफ दोनों थे। वहीं इंडिया में बैठे कार्तिक के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। आज उसके सैटेलाइट फोन के जरिए मीलों दूर सिडनी के उस कमरे में तापमान को गिरा रही थी। कार्तिक ने सीधे और ठंडे स्वर में हिंदी और इंग्लिश मिक्स करके कहा, लियो, मुझे तुम्हारी दुनिया नहीं चाहिए। मुझे एक चूहा चाहिए जो मेरी गली से भागकर तुम्हारे इस शहर के गटर में छुपा है। कार्तिक आवाज का वो खौफनाक लहजा सुनकर लियो का चेहरा सीरियस हो गया और समझ गया कि कार्तिक इस वक्त किसी बिजनेस के लिए नहीं बल्कि खून के लिए बात कर रहा है। लियो ने अपनी गन टेबल पर रखकर कहा, किसने गलती है कार्तिक? मुझे उसका नाम और उसकी तस्वीर भेजो। आज रात का सूरज ढलने से पहले उसका कटा हुआ सिर तुम्हारे पास पार्सल कर दिया जाएगा। उसकी बात सुनकर आगे से कार्तिक ने दांत पीस कर कहा, मुझे वो मरा हुआ नहीं चाहिए लियो। मौत तो उसके लिए बड़ा इनाम होगी। उसने मेरी पत्नी को, मेरी राह को चोट पहुंचाई। उसने मेरी शेरनी का खून बहाया है। अगर वो आसानी से मर गया तो मेरे सीने की आग नहीं बुझेगी। मुझे वो जिंदा चाहिए, और ऐसा जिंदा जो मौत की भीख मांगे। उसकी ये बात सुनकर लियो की आंखें फैल गई। उसने थोड़ा हैरान होकर कहा, किसी ने तुम्हारी पत्नी पर हाथ डालने की जरूरत की? उस बेवकूफ को तो मौत से भी दूर भाग रहा होगा। मुझे उसकी डिटेल्स भेजो कार्तिक, मैं खुद उसे अपने हाथों से घसीट कर लाऊंगा। आगे से कार्तिक ने आर्यन को इशारा किया। आर्यन ने तुरंत कबीर शर्मा, उसकी तस्वीर और उसके सिडनी एयरपोर्ट के बाहर निकलने के CCTV फुटेज लियो के सिस्टम पर ट्रांसफर कर दिए। कार्तिक ने फोन पर कहा, यह फैंटम का आदमी है लियो। इस शायद तुम्हारे इस शहर के किसी सेफ हाउस में छुपा होगा। फैंटम ने इसे बड़ा पैसा दिया होगा। किसी क्लब में या किसी पब में अपनी आज़ादी का जश्न मना रहा होगा। मुझे कोई शोर शराबा नहीं चाहिए। मुझे बड़ी खामोशी से उठाना और उसे ऐसी जगह ले जाना जहां से उसके चीखे भगवान बिना सुन सके। आगे से लियो ने खूंखार मुस्कान के साथ कहा,
कंसिडर इट डन। कार्तिक, सिडनी मेरा शहर है। यहाँ पर मेरे परमिशन के बिना एक पत्ता नहीं हिलता। मैं उसे आज रात ही तुम्हारे सामने पेश करूंगा। इसके बाद फोन कट गया। लियो ने अपनी जैकेट उठाई और सबसे खूंखार आदमियों को बुलाया। लियो ने अपनी राइफल लोड करके कहा, सुनो लड़को, हमें एक शिकार पर जाना है। ये शिकार हमारे सबसे बड़े लोड का है। शहर के चप्पे चप्पे पर अपने मुखबिर लगा दो। हर होटल, हर बार, रेड लाइट एरिया छान मारो। मुझे चेहरा अगले 3 घंटे में चाहिए। सिडनी का किंग क्रॉस इलाका, ये इलाका रात के अंधेरे में रंगीनिया बार्स और अंडरग्राउंड पार्टियों के लिए जाना जाता था। कबीर शर्मा, जो ओडी का वो कातिल ड्राइवर, इस वक्त अपने महंगे और लाउड पब में बैठा था। उसके हाथ में एक विदेशी शराब की बोतल थी। आसपास 2 लड़कियां बैठी थी। उसे लग रहा था उसने तीर मार लिया, फैंटम का काम पूरा किया। हालांकि उसे नहीं पता कि राहा जिंदा है। उसे लगा कि उसका काम पूरा हो गया और बदले में फैंटम ने उसे करोड़ों रुपए और एक नई जिंदगी दी। कबीर नशे में धुत होकर हंस रहा था। उसने हंसकर कहा, साला वो कार्तिक अग्रवाल खुद को भगवान समझता है। मैंने उसकी बीवी को ऐसा हवा में उछाला कि सीधा नर्क में जाकर गिरी होगी, और वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाया। अब मैं यहाँ ऑस्ट्रेलिया में अपनी पूरी जिंदगी ऐश करूंगा। वो अपनी जीत के नशे में इतना चूर था कि उसे एहसास ही नहीं हुआ कि पब का तेज म्यूजिक अचानक से बंद हो गया। पब की वो रंगी बिरंगी लाइट्स भी बंद हो गई। एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। जिन लड़कियों के साथ वो बैठा था वो अचानक डर के मारे पीछे हट गई। कबीर ने अपनी शराब की बोतल नीचे रखी और अपनी धुंधली आंखों से आसपास देखा। पब के अंदर मौजूद सारे आम लोग, बाउंसर्स गायब हो चुके थे। उनकी जगह बड़े 20 भारी भरकम काले सूट वाले ओवरकोट पहने रशियन गुंडे थे। उनके हाथों में साइलेंसर लगी ऑटोमेटेड गन्स थी। कबीर का नशा पल भर में उतर गया। पैरों तले की जमीन खिसक गई। वो जगह से उठा और भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन पीछे से दरवाजे से लियो खुद अंदर आ रहा था। लियो की हाइट और उसका वो खौफनाक रूप देखकर कबीर की पैंट गीली होने की नौबत आ गई। कबीर ने हकलाकर पीछे हटकर पूछा, तुम तुम लोग कौन हो? मुझे मुझे क्या चाहिए? मुझसे क्या चाहिए? लियो धीरे धीरे चलकर कबीर के बिल्कुल सामने आकर खड़ा हो गया। उसने कबीर को ऊपर से नीचे तक देखा, जैसे कोई शेर किसी छोटे कीड़े को देखता है। लियो ने एक सर्द मुस्कान के साथ कहा, तुमने बहुत गलत शहर चुन लिया छुपने के लिए माय फ्रेंड, और तुमने उससे भी गलत इंसान से पंगा लिया है। वो इंसान जिसके लिए मैं पूरे देश को शमशान बना सकता हूँ। उसकी बात सुनकर कबीर ने हकला कर कहा, मैं मैं कुछ नहीं जानता। तुम लोग मुझे ये क्या? कबीर अपनी बात ही पूरी नहीं कर पा रहा था। लियो के एक आदमी ने पीछे से आकर कबीर के घुटने के पीछे इतनी जोर से लात मारी कि कबीर की हड्डी चटक गई। वो जमीन पर घुटनों के बल गिर पड़ा और कबीर दर्द से चीख पड़ा। लियो ने कबीर के बालों को अपने मोटे और फौलादी हाथों से कसकर पकड़ा। उसका सिर पीछे की तरफ खींच कर बोला, तेरी ये चीखें मुझे नहीं, उससे सुनी है। जिसका तूने नुकसान किया इसे पैक करो। लियो का आदेश मिलते ही उसके आदमियों ने कबीर के मुंह में एक मोटा सा टेप चिपका दिया और उसके सिर पर काले रंग का बैग पहना दिया। उसके हाथ पैर बड़े ही बेरहमी से केबल टाई से बांध दिए गए। कबीर फड़फड़ा रहा था, लेकिन उन रशियन राक्षसों के सामने उसकी ताकत एक चींटी के बराबर थी। उन्होंने उसे एक बोरी की तरह उठाया, बाहर खड़ी एक वैन के डिग्गी में फेंक दिया। सिडनी शहर के बाहर एक पुराने और खंडर हो चुके वेयरहाउस में सन्नाटा था। यहाँ सिर्फ समुद्र की लहरों की आवाज और चूहों की आहट आ रही थी। कबीर के सिर से वो काला बैग एक झटके में खींचा गया। कबीर ने अपनी आंखें खोली। एक तेज सफेद रोशनी सीधे उसके आंखों पर पड़ रही थी। उसका पूरा शरीर एक लोहे की कुर्सी से बड़ी मोटी और लोहे की जंजीरों से बंधा था। वो हिल भी नहीं पा रहा था। उसका मुंह अभी भी टेप से बंद था। वो दर्द और खौफ से कांप रहा था। उसके सामने एक छोटी सी लोहे की टेबल रखी थी। उस टेबल पर एक हाई एंड लैपटॉप रखा था। लैपटॉप की स्क्रीन अभी काली थी और लियो एक कोने में खड़ा सिगार पी रहा था। उसने अपने उन आदमी को इशारा किया। आदमी ने आगे बढ़कर कबीर के मुंह से टेप एक झटके में नोच ली। कबीर के होठों पर कुछ चमड़ी भी छिल गई। तभी कबीर पागलों की तरह गिड़गिड़ाने लगा। उसने गिड़गिड़ा कर कहा, मुझे मुझे जाने दो। मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? मैं तुम्हें बड़ा पैसा दूंगा। फैंडम के पास बहुत पैसा है। उसके ऐसे गिड़गिड़ाता देखकर लियो ने जोर से हंसकर कहा, पैसा? बेवकूफ आदमी,
जिस इंसान के सामने तू पेश होने वाला है वो दुनिया की हर करेंसी को अपनी जूतों की नोक पर रखता है। लियो ने आगे बढ़कर लैपटॉप का ढक्कन खोला और एक बटन दबाया। लैपटॉप की स्क्रीन अचानक से एक रोशन हुई। एक सुरक्षित और एनक्रिप्टेड वीडियो कॉल कनेक्ट हुई। स्क्रीन पर जो चेहरा उभर कर सामने आया उसे देखते ही कबीर की नसों का सारा खून जैसे जम गया। उसके गले में एक घुटी हुई खौफनाक चीख निकली। उसकी आंखें फट गई। लैपटॉप की स्क्रीन पर कार्तिक अग्रवाल बैठा था। कार्तिक का चेहरा मध्यम रोशनी में साक्षात मौत का फरिश्ता लग रहा था। उसकी वो बर्फ जैसी नीली और खौफनाक आंखें, जिनमें अब एक कोई इंसानियत नहीं बल्कि एक दानव की प्यास थी, वो सीधे कबीर को घूर रही थी। कार्तिक के पीछे शैडो बेस का वो इतना डरावना वार रूम दिख रहा था। कबीर ने कांपते हुए होठों से बस यही नाम निकाला। उसने कांप कर कहा, कार्तिक अग्रवाल। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जिस इंसान से बचकर वो हजारों किलोमीटर दूर आ गया वो आज उसके सामने साक्षात मौत बनकर खड़ा है। कार्तिक ने कई सेकंड तक कोई बात ही नहीं की। वो बस अपनी उस गहरी चुभती हुई नजरों से कबीर को घूरता रहा। वो सन्नाटा इतना भारी था कि कबीर का दिल डर के मारे फटने को हो रहा था। अंततः कार्तिक के होठ हिले। उसकी आवाज उस लैपटॉप के स्पीकर से पूरे वेयरहाउस में एक खौफनाक गूंज की तरह निकली। उसने चिल्लाकर कहा, तूने सोचा था कि तू मेरी शेरनी का खून बहाकर इस दुनिया के अंदर किसी सोने में सांस ले पाएगा? तूने उसे टक्कर नहीं मारी कबीर। तूने अपनी मौत के वारंट पर खून के दस्तक किए। कार्तिक की आवाज धीमी थी लेकिन उसमें एक ऐसा जहर था जो किसी की भी रूह को गला दे। तभी कबीर ने रोकर गिड़गिड़ाकर चिल्लाकर कहा, मुझे मुझे माफ कर दो। मेरा कोई कसूर नहीं था। मुझे फैंटम ने भेजा था। उसने मुझे पैसे दिए। मुझे नहीं पता था कि वो तुम्हारी। तभी उधर से कार्तिक ने इतनी जोर की दहाड़ लगाई कि लैपटॉप के स्पीकर्स भी एक पल के लिए कांप गए। उसने दहाड़ कर कहा, जब मुझे तेरी कहानी नहीं सुननी। तूने जो किया उसकी सजा माफी नहीं, उसकी सजा तड़प है। इसके बाद कार्तिक ने स्क्रीन के अंदर लियो की तरफ मुड़कर कहा, लियो। आगे से लियो ने सम्मान से कहा, यस माय लॉर्ड। तभी कार्तिक ने ऑर्डर देकर कहा, इसे बता दे अग्रवाल ग्रुप के दुश्मनों का क्या हश्र होता है। मुझे इसका एक एक जोड़, इसकी एक हड्डी टूटे चाहिए, लेकिन ध्यान रहे ये मरना नहीं चाहिए। इसका खून बहने दो लेकिन इसकी सांसें मत टूटने देना। जब तक ये फैंटम के हर एक अड्डे का, उसके हर एक प्लान का सच न बोल दे तब तक उसके शरीर की चमड़ी उधेड़ते रहो। कार्तिक का यह फरमान सुनते ही कबीर पागलों की तरह चीखने लगा। उसने चिल्ला कर कहा, नहीं नहीं, मैं सब बता दूंगा। मुझे मत मारो। मैं फैंटम के बारे में सब कुछ बता दूंगा। ये कहकर कार्तिक के चेहरे पर एक शैतानी और बेरहम मुस्कान आ गई। उसने आगे कहा, तू बताएगा, तू सब कुछ बताएगा, लेकिन अपने मुंह से नहीं, अपने खून से। ये कहकर कार्तिक ने वीडियो कॉल म्यूट कर दी, लेकिन वो स्क्रीन के सामने बैठा रहा। वो देखना चाहता था कि उस इंसान का क्या हश्र होता है जिसने उसकी राह को रुलाया है। वहीं लियो ने अपनी जैकेट उतारी और उसके हाथ में एक अजीब सा लोहे का औजार था। उसने कबीर की तरफ बढ़कर एक खूंखार हंसी हंसकर कहा, कार्तिक अग्रवाल ने मुझे एक बहुत ही खूबसूरत तोहफा दिया है कबीर। अब तू और मैं बहुत लंबी बात करेंगे। वेयरहाउस में कबीर का वो दिल दहला देने वाली चीखें गूंजने लगी। हड्डियों के टूटने की कड़ाक कड़ाक आवाज, कबीर के वो तड़क पूरे ऑस्ट्रेलिया में अंडरवर्ल्ड में खौफ पैदा करने के लिए काफी थी। कार्तिक अग्रवाल स्क्रीन पर यह सब बड़ी ठंडी खामोश नजरों से देख रहा था। उसे ये खून में कोई रहम महसूस नहीं हो रहा था। उसके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ राहा का वो डरा हुआ 10 साल की बच्ची वाला चेहरा आ रहा था। कार्तिक ने स्क्रीन के अंधेरे में खुद से बदबुदा कर कहा, फैंटम, मैंने तेरे सबसे अहम मोहरे को तोड़ दिया है। अब तू जो भी चाल चलेगा वो तेरी आखिरी चाल होगी। तूने मेरी दुनिया को एक बच्चे बना दिया है ना, अब मैं तेरी दुनिया को एक शमशान बनाऊंगा, और ये मेरा कार्तिक अग्रवाल का वादा है। सिडनी शहर के बाहर स्थित उस खंडर हो चुके वेयरहाउस में रात का अंधेरा और भी ज्यादा गहरा और खौफनाक हो चुका था। समंदर की ठंडी और तेज लहरें वेयरहाउस की पुरानी दीवार से टकराकर एक डरावनी आवाज पैदा कर रही थी, लेकिन अंदर का नजारा उस आवाज से कई करोड़ों गुना ज्यादा विभत्स था। लोहे के उस भारी लोहे कुर्सी पर जंजीरों से बंधा कबीर शर्मा अब एक इंसान कम खून का लोथड़ा ज्यादा लग रहा था। लियो, जो रशियन अंडरवर्ल्ड का सबसे खूंखार बेरहम माफिया बॉस था,
उसने कबीर को तोड़ने के लिए अपनी पूरी दरिंदगी की हदें पार कर दी। लियो का यह उसूल था कि जब उसका गॉडफादर कार्तिक अग्रवाल कोई हुक्म देता है तो वो उसे सिर्फ अंजाम नहीं देता बल्कि उसे एक खौफनाक मिसाल बना देता है। लियो ने अपनी जैकेट उतार कर एक तरफ फेंक दी। उसकी सफेद शर्ट अब कबीर के खून के लाल छींटे साफ नजर आ रहे थे। उसके हाथ में लोहे का एक भारी और नुकीला औजार था जिसे रशियन माफिया बोन क्रशर कहते थे। ये कोई आम हथियार नहीं था। इसका इस्तेमाल इंसान के शरीर के हर एक जोड़ को बिना उसकी जान लिए तिल तिल कर तोड़ने के लिए किया जाता था। कबीर दर्द से चीख रहा था। उसने दर्द से चिल्ला कर कहा, ओह, छोड़ दो, भगवान के लिए मुझे छोड़ दो। उसकी आवाज अब फट चुकी थी। उसका गला सूख कर कांटा हो गया। उसकी बाईं झांग और दाएं हाथ की हड्डी को लियो पहले ही कई जगह से तोड़ चुका था। लियो ने एक बड़ी सर्द और राक्षसी अट्टहास करके कहा, भगवान, तुम्हारे भगवान की पहुंच इस वेयरहाउस के दरवाजे तक नहीं है कबीर। अगर वो अंदर आ भी गया तो कार्तिक अग्रवाल का खौफ देखकर उल्टे पांव लौट जाएगा। तुमने उस इंसान की शेरनी को छुआ जिसके लिए मैं पूरी दुनिया को जिंदा जला सकता हूँ। लियो ने वो लोहे का औजार उठाया और बिना कोई रहम दिखाए उसे अपनी पूरी ताकत से कबीर के बाएं घुटने पर दे मारा। हड्डी के चूर चूर होने की आवाज इतनी भयानक थी कि वेयरहाउस में खड़े लियो के खूंखार रशियन बॉडीगार्ड्स रूह भी उनकी एक पल के लिए कांप गई। कबीर की आंखें दर्द के मारे बाहर की तरफ निकल गई। उसके मुंह से झाग और एक खून का साथ बहने लगा। वो इतनी जोर से चीखा कि उसकी वो चीख बाहर समंदर की लहरों के शोर को चीर गई। उसका पूरा शरीर लोहे की जंजीरों के बीच तड़प कर ऐंठने लगा। तभी कबीर ने अपनी जान की भीख मांग कर कहा, कार्तिक, मुझे माफ कर दो। मैं सब कुछ बता रहा हूँ। मुझसे जो पूछना है पूछ लो, लेकिन इसे रोक लो। कबीर लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ देखकर पागलों की तरह गिड़गिड़ाने लगा, जहां से कार्तिक अग्रवाल ये सारा खूनी खेल लाइव देख रहा था। मुंबई के उस शैडो बेस में बैठा कार्तिक अग्रवाल कबीर की तड़प को बिल्कुल शांत और सर्द आंखों से देख रहा था। उसकी आंखों में रत्ती भर भी दया नहीं थी। उसका दिल इस वक्त पत्थर का बन चुका था। उसे सिर्फ अपनी राह का मासूम डरा हुआ चेहरा याद आ रहा था जिसे इस इंसान ने एक 10 साल की बच्ची बना दिया। कार्तिक ने अपने माइक का बटन दबाया। उसने भारी और खौफनाक आवाज सिडनी के वेयरहाउस में गूंज उठी। उसने चिल्लाकर कहा, तेरी माफी इस दुनिया में नहीं बनी कबीर, लेकिन अगर तू चाहता है तेरी ये तड़प इसी पल रुक जाए तो मुझे उस शैतान का पता बता, कहाँ छुपा है फैंटम, कहाँ से वो अपना ये सिंडिकेट चला रहा है। कबीर की सांसें उखड़ी थी। दर्द से हाँफ रहा था। खून उसके पूरे चेहरे और कपड़ों पर जमने लगा। वो जानता था अगर फैंटम का नाम लिया तो फैंटम उसे नहीं छोड़ेगा, लेकिन इस वक्त उसके सामने मौत से बदतर दर्द था। फैंटम का खौफ अब लियो और कार्तिक अग्रवाल के खौफ के सामने बड़ा छोटा लग रहा था। उसने हकला कर कहा, वो कबीर के कांपते होठों से मुश्किल आवाज निकल पा रही थी। लियो ने अपना लोहे का औजार कबीर के दूसरे घुटने के ठीक ऊपर रख दिया। उसे हल्का सा दबाकर खूंखार आवाज में कहा, जल्दी बोल, वरना अगली बारी तेरी रीढ़ की हड्डी की है तो जिंदा तो रहेगा, लेकिन जिंदगी भर अपनी पलकें झपकाने के अलावा कुछ नहीं कर पाएगा। यह धमकी सुनकर कबीर ने रोकर चिल्लाकर कहा, दिल्ली, दिल्ली, वो दिल्ली में है कार्तिक। छतरपुर छतरपुर के बाहरी इलाके में बड़ा फार्म हाउस है। फार्म हाउस नंबर 89 द पाइन एस्टेट। बाहर से एक पुरानी और वीरान प्रॉपर्टी लगती है, लेकिन जमीन से 3 मंजिल नीचे फैंडम का पूरा हाई टेक बंकर है और वहीं से वो पूरी दुनिया का नेटवर्क चलाता है। कार्तिक की आंखें सिकुड़ गई। कार्तिक ने दहाड़ कर पूछा, क्या सबूत है कि तू सच बोल रहा है? तभी कबीर फूट फूट कर रोने लगा। उसने रोकर कहा, मैं कसम खाता हूँ, मुझे जो पैसे दिए गए वो उसी लोकेशन से भेजे गए थे। मैंने खुद उसके आदमियों को वहां जाते देखा। मुझे बस इतना पता है कार्तिक, भगवान के लिए मुझे छोड़ दो, मुझे गोली मार दो, लेकिन दर्द मत दो। कार्तिक ने स्क्रीन को घूर कर एक सेकंड सोचा। उसकी सिक्स्थ सेंस इस जानकारी का विश्लेषण कर रही थी, लेकिन इस वक्त गुस्सा इतना हावी था कि उसकी भी कीमत फैंटम की चाहिए थी। कार्तिक ने माइक पर कहा, लियो, इसे जिंदा रखो। इसे अपने सबसे अंधेरे टॉर्चर सेल में डाल दो। जब तक मैं फैंटम को अपने हाथों से जमीन में नहीं गाड़ देता, ये इंसान मौत की भीख मांगते रहना चाहिए। लियो ने मुस्कुराकर कहा, योर विश इज माई कमांड कार्तिक। ये कहकर उसने लैपटॉप की स्क्रीन बंद कर दी।
मुंबई के शैडो बेस में स्क्रीन काली होते ही कार्तिक अपनी कुर्सी से एक झटके में खड़ा हो गया। उसका दायां कंधा अभी भी दर्द कर रहा था, लेकिन उसके खून में एड्रेनालाइन इस कदर दौड़ रहा था कि उसने अपने दर्द को पूरी तरह से दबा दिया। कार्तिक की आवाज पूरे वो रूम में गूंजी। उसने चिल्ला कर कहा, विक्रम। विक्रम जो पीछे खड़ा था उसने तुरंत आगे आकर कहा, यस बॉस। कार्तिक ने अपनी जैकेट उठाकर कहा, हम इसी वक्त दिल्ली के लिए निकल रहे हैं। हमारी सबसे बेहतरीन अल्फा टीम को असेंबल करो। हमारे प्राइवेट जेट को टेक ऑफ के लिए तैयार रहने को कहो। मुझे पूरी टीम हथियार, थर्मल स्कैनर और C4 एक्सप्लोसिव के साथ चाहिए। आज रात फैंटम का छतरपुर का फार्म हाउस शमशान में तब्दील होगा। उसकी बात सुनकर आगे से विक्रम ने पूछा, बॉस, क्या हमें दिल्ली पुलिस या अपनी लोकल इंटेलिजेंस को इन्फॉर्म करना चाहिए? कार्तिक ने ठंडी आवाज में जवाब देकर कहा, नहीं, फैंटम का नेटवर्क गहरा है। अगर दिल्ली पुलिस या किसी सरकारी एजेंसी को भनक लगी तो फैंटम को खबर मिल जाएगी। वो वहां से भाग निकलेगा। ये हमारा पर्सनल मिशन है। आज रात सिर्फ खून बहेगा, कोई कानून बीच में नहीं आएगा। कार्तिक मुड़ा और तेजी से बेस से बाहर निकलने लगा, लेकिन अचानक उसके कदम रुक गए। उसने अपनी घड़ी देखी, रात के 3 बजे थे। कार्तिक के दिल में एक हल्की टीस उठी। उसने धीरे से कहा, रहा। वो दिल्ली मौत का खेल खेलने जा रहा था, लेकिन उसका दिल अभी मित्तल मैनर के उस सजे हुए बचपन के कमरे में था, जहां उसकी शेरनी एक डरी हुई बच्ची की तरह सो रही थी। कार्तिक ने अपना फोन निकाला, मित्तल मैनर के सिक्योरिटी हेड को कॉल करके पूछा, मैडम कैसी हैं? तब आगे से गार्ड ने जवाब देकर कहा, सर, राहा बिटिया सो रही है। दिव्यानी मैडम उनके पास है और सब कुछ नॉर्मल है। उसकी यह बात सुनकर आगे से कार्तिक ने गहरी सांस लेकर कहा, सिक्योरिटी डबल कर दो। हवेली के 1 किलोमीटर के दायरे में कोई भी अनजान परिंदा पर नहीं मारना चाहिए। इसके बाद फोन कट करके कार्तिक सीधे विक्रम के ICU में बैठा। उनकी गाड़ियों का काफिला सायरन बजाता हुआ सांता क्रूज एयरपोर्ट की तरफ रॉकेट की रफ्तार से निकल पड़ा। कुछ ही मिनटों में अग्रवाल ग्रुप का हाई टेक मैट ब्लैक प्राइवेट जेट रनवे पर तैयार खड़ा था। कार्तिक और उसकी 30 सबसे खूंखार ट्रेंड अल्फा टीम के कमांडो जेट में सवार हुए। जेट के अंदर का माहौल मिलिट्री कार्गो प्लेन जैसा था। हर तरफ आधुनिक हथियार, नाइट विजन गॉगल्स और टैक्टिकल गियर रखे हुए थे। जेट ने आसमान का सीना चीर कर टेक ऑफ किया। कार्तिक अपनी सीट पर बैठा था और उसके हाथ में एक क्लॉक पिस्तौल थी, जिसे वो बार बार लोड और लोड कर रहा था। उसकी आंखें खिड़की के बाहर उस घने अंधेरे को देख रही थी। तभी कार्तिक के दिल में एक खौफनाक आवाज उठी। उसने मन ही मन कहा, फैंटम, तूने मेरी दुनिया को एक बच्ची बना दिया। तूने मुझे उस सच के लिए गुनहगार ठहराया जो कभी था ही नहीं। आज तेरी उम्र का 25 साल का वो उधार मैं ब्याज समेत चुकाऊंगा। 1.5 घंटे की उस खामोश और तनावपूर्ण उड़ान के बाद उनका प्राइवेट जेट दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर एक प्राइवेट रनवे पर लैंड कर गया। दिल्ली का मौसम मुंबई से बिल्कुल अलग था। यहाँ की सूखी और ठंडी हवा चल रही थी। रात का अंधेरा अभी भी गहरा था और रनवे पर अग्रवाल ग्रुप की 5 काली SUV गाड़ियां पहले से इंतजार कर रही थी। कार्तिक और उसकी टीम जेट से बाहर निकले। पलक झपकते ही गाड़ियों में सवार हो गए। काफिला बिना कोई शोर शराबा किए, बिना हेडलाइट चलाए छतरपुर के उस वीरान और जंगल नुमा रास्ते की तरफ निकल पड़ा। करीब 45 मिनट के सफर के बाद उनकी गाड़ियां छतरपुर के बाहरी इलाके में एक घने पेड़ वाले जंगल के पास रुक गई। कार्तिक ने हाथ उठाकर सबको रुकने का इशारा किया। तभी कार्तिक ने अपनी गन को होस्टर में डालकर कहा, हम यहीं से पैदल आगे बढ़ेंगे। कमांडोज ने अपने नाइट विजन गॉगल पहन लिए। टैक्टिकल फॉर्मेशंस में आगे बढ़ने लगे। चारों तरफ सन्नाटा था। सिर्फ झिंगुरों की आवाज और सूखी पत्तियों के टूटने की आहट आ रही थी। जंगल को पार करने के बाद वो फार्म हाउस नंबर 89 द पॉइंट एस्टेट के सामने आकर रुके। बाहर से जगह बिल्कुल वैसी दिख रही थी जैसा कबीर ने बताया। बहुत ही वीरान, पुरानी और खंडर हो चुकी प्रॉपर्टी। इसकी दीवारें टूटी हुई थी, जिन पर कोई काई जमी थी। बड़ा सा लोहे का गेट जंग खा चुका था। उस पर एक भारी ताला लटक रहा था। आसपास की भी तरह की कोई मूवमेंट नहीं थी। कोई गार्ड नहीं, कोई कैमरा नहीं, कोई लाइट नहीं। कार्तिक की आंखों में एक शक की लकीर उभर आई। उसने अपनी आंखें सिकोड़ कर कहा, इतना सन्नाटा, फैंडम का अड्डा और कोई सिक्योरिटी नहीं। उसके बाद सुनकर विक्रम ने थर्मल स्कैनर के अंदर से मुआयना करके कहा, बोस, अंदर कोई हीट सिग्नेचर नहीं मिल रहा। ऊपर कोई इंसान मौजूद नहीं। शायद कबीर ने सही कहा है कि उसका पूरा सेटअप जमीन के नीचे बंकर में है।
तभी कार्तिक ने अपने सिर से इशारा करके कहा, गेट तोड़ो। उसका यह ऑर्डर सुनते ही दो कमांडोज ने साइलेंट कटर की मदद से उस भारी ताले को महज 10 सेकंड में काट दिया। भारी लोहे का गेट बिना कोई आवाज किए खुल गया। कार्तिक अपनी गन तान कर सबसे आगे चलकर उस विराट प्रांगण में दाखिल हुआ, जहां सूखे पत्ते और धूल की मोटी परतें थी। ऐसा लग रहा था जैसे सालों से यहाँ कोई आया ही ना हो। वे उस मुख्य दरवाजे के तरफ पहुंचे जहां तभी कबीर कार्तिक ने ऑर्डर देकर कहा, C4 लगाओ। दरवाजे पर एक्सप्लोसिव लगाया गया। एक दबी हुई पॉप की आवाज के साथ दरवाजा टूटकर गिर गया। कार्तिक और उसकी टीम उनके होश उड़ गए। हॉल पूरी तरह से खाली था। दीवारों पर जाले लगे थे, जमीन पर धूल ही धूल थी। वहां कोई फर्नीचर नहीं, कोई इंसान नहीं, कोई रोशनी नहीं। तभी कार्तिक ने दहाड़ कर कहा, विक्रम, तहखाने का रास्ता ढूंढो। कमांडोज पूरे फार्म हाउस में फैल गए। दीवारों को चेक किया, फर्श को खटखटाया। कुछ देर में विक्रम को एक पुरानी लाइब्रेरी के पीछे जमीन में एक गुप्त दरवाजा मिला जो किसी हाइड्रोलिक सिस्टम से जुड़ा था। विक्रम ने आवाज लगाकर कहा, बॉस, यहाँ रास्ता है। तभी कार्तिक तेजी से वहां पहुंचा। दरवाजा लॉक था। कमांडोज ने उसे भी तोड़ा और वह एक गहरी अंधेरी सीढ़ियों से नीचे उस बंकर की तरफ उतरने लगे। कार्तिक के दिल की धड़कनें तेज हो गई। उसे उम्मीद थी कि फैंटम सामने बैठा मिलेगा, इसके सीने में अपनी गोलियां उतारेगा। जैसे वो लोग जमीन से 3 मंजिल उस हाईटेक मास्टर कंट्रोल रूम में दाखिल हुए, कार्तिक अग्रवाल के पैरों तले की जमीन खिसक गई। वो कमरा, वो पूरा बंकर बिल्कुल खाली था। हाँ, वहां कुछ देर पहले का जो सेटअप था, दीवार पर तारों के निशान जहां कभी बड़े बड़े स्क्रीन लटी होंगी, जमीन पर कुर्सियों और सर्वर्स के खिसकने के ताजा निशान मौजूद थे। हवा में अभी भी उस शैटो मार्गो वाइन और सिगार के धुएं की एक बड़ी हल्की बासी महक तैर रही थी। लेकिन फैंटम फैंटम वहां नहीं था। उसका पूरा सिंडिकेट, उसकी सारी मशीनरी, उसके गार्ड, सब कुछ गायब था। वो बंकर ऐसा लग रहा था जैसे रातों रात जल्दबाजी में खाली कर दिया गया हो। विक्रम ने हैरान होकर पूरे खाली कमरे को देखकर कहा, यह क्या है बॉस? यहाँ तो कोई नहीं, सारा सामान गायब है। कार्तिक का चेहरा गुस्से से लाल हो चुका था। उसकी सांसें तेज चलने लगी। उसने अपनी गन से कमरे की उन खाली दीवारों पर पागलों की तरह 3 गोलियां चला दी। धाएं धाएं धाएं। गोलियों की आवाज उस खाली बंकर में गूंजती रही। कार्तिक ने दहाड़ कर कहा, वो कुत्ता हमें बेवकूफ बना गया। तभी कमरे के ठीक बीचों बीच रखी एक छोटी सी मेज पर कार्तिक की नजर पड़ी। पूरे खाली कमरे में सिर्फ एक मेज थी और उस मेज के ऊपर एक पुराना लाल रंग का एनालॉग लैंडलाइन फोन रखा था। जैसे ही कार्तिक की नजर उस फोन पर पड़ी, उस खाली और मौत जैसे सन्नाटे वाले बंकर में वो लाल फोन जोर जोर से बजने लगा। फोन की घंटे उस खौफनाक सन्नाटे में किसी चुड़ैल की चीख जैसी लग रही थी। विक्रम और कमांडोज ने तुरंत अपनी गन्स उस मेज की तरफ तान ली। कार्तिक धीरे धीरे चलकर मेज के पास आया। वो समझ गए कोई इत्तेफाक नहीं, ये फोन किसी ने जानबूझकर छोड़ा है। जो इंसान पूरी तरह से कॉल कर रहा है और वो बहुत अच्छी तरह जानता है कि इस वक्त इस बंकर में कौन खड़ा है। कार्तिक ने अपने कांपते गुस्से से भरे हाथ को आगे बढ़ाया, रिसीवर को उठाकर कान पर लगा लिया। उसने कुछ नहीं कहा और वो खामोश रहा। फोन के दूसरी तरफ से गहरी खुरदरी बड़ी सुकून भरी हंसी सुनाई दी। एक ऐसी हंसी जो किसी भी इंसान का खून जमा दे। उधर से किसी ने हंसकर कहा, वेलकम टू दिल्ली कार्तिक अग्रवाल। फैंटम की वो जहरीली आवाज फोन पर गूंजी। कार्तिक के जबड़े कस गए। उसकी आंखें खूनी हो चुकी थी। अपने दांत पीस कर फुसफुसा कर बोला, फैंटम। उधर से फैंटम ने जोर से हंसकर कहा, मुझे पता था तुम आओगे। मुझे यह भी पता था कि तुम उस बेवकूफ कबीर को छिड़ने में ढूंढ निकालोगे। तुम सोच रहे हो कि कबीर ने तुम्हें मेरे इस अड्डे का पता बता दिया, उसके साथ उसने गद्दारी की। नहीं कार्तिक, कबीर ने तुम्हारे साथ कोई गद्दारी नहीं की, क्योंकि मैंने कबीर को भी पागल बनाया था। फैंटम बहुत ही इत्मीनान से बोल रहा था, जैसे वो कोई चेस का खेल खेल रहा हो। उसकी यह बात सुनकर कार्तिक का खून खोल गया। तभी फैंटम ने एक ठंडी सांस लेकर कहा, वो बेवकूफ सोचता था कि मेरा बंकर छतरपुर में है, क्योंकि मैंने उसे यही एड्रेस दिया। एक असली शिकारी अपने मोहरों को कभी अपना असली पता नहीं बताता। कार्तिक, तुम उस कबीर की हड्डियां तोड़कर इतने दूर प्राइवेट जेट में बैठकर एक ऐसे बंकर में आए जिसे मैंने तुम्हारे लिए 6 घंटे पहले खाली कर दिया। तुम एक कदम आगे चलने की कोशिश कर रहे थे कार्तिक, लेकिन तुम भूल गए
जिस खेल को तुम खेल रहे हो उस खेल का भगवान मैं हूं। उसकी बात सुनकर कार्तिक ने दहाड़ कर कहा, तुम भगवान नहीं तो एक डरपोक चूहा है जो अंधेरे में छिप कर वार करता है। अगर तुझमें इतनी हिम्मत है तो सामने आकर लड़, औरतों और बच्चों के पीछे क्यों छुपता है। उसकी ये बात सुनकर फैंटम फिर से हंसने लगा, हंसकर बोला, औरतों और बच्चे, ओहो, तो क्या मित्तल मैनर की वो शेरनी अब सच में बच्ची बन गई। मैंने सुना है वो तुम्हें देखकर डर रही है कार्तिक। कैसा लगता है जब वो इंसान जिससे तुम बेइंतहा प्यार करते हो वो तुम्हें पहचानने से इनकार कर दे। मैंने तुम्हारे सीने पर गोली नहीं चलवाई कार्तिक, मैंने तुम्हारी रूह पर गोली चलाई है। तभी कार्तिक ने चिल्ला कर कहा, मैं तुझे जिंदा गाड़ दूंगा। फैंटम, तू इस धरती के किसी भी कोने में छुप जा, मैं तुझे ढूंढ कर तेरी चमड़ी उधेड़ दूंगा। कार्तिक चिल्लाया। उसके हाथ में रिसीवर टूटने की कगार पर था। फैंटम की आवाज अब और भी ज्यादा खौफनाक और सीरियस हो गई। उसने कहा, जरूर ढूंढना कार्तिक, जरूर ढूंढना, लेकिन एक बात याद रखना, तुम्हें मेरा 800 करोड़ का रुपया फ्रीज करवाया, मेरे सालों पुराने प्यादे को मारा। यह लड़ाई तो बस एक शुरुआत थी। अब मैं तुम्हारे उस अग्रवाल एम्पायर की एक एक ईंट उखाड़ कर उसे मिट्टी में मिलाऊंगा। और रही बात रहा की, तो उस बेचारी को किसी स्नाइपर या निंजा की जरूरत नहीं। वो अपने ही अंदर के डर और उस झूठे सच के बोझ तले घुट घुट कर मरेगी। उसकी ये बात सुनकर इधर से कार्तिक ने चिल्लाकर कहा, फैंटम। फैंटम ने धीरे से हंसकर कहा, "हाँ, गुड बाय कार्तिक, और हाँ, खाली बंकर में ज्यादा देर मत रुकना। मैंने तुम्हारे लिए एक छोटा सा तोहफा छोड़ा है जो अगले 30 सेकंड में फटने वाला है। यह कहकर फोन पर लाइन की टू टू आवाज आने लगी। कार्तिक की आंखें अचानक से फटी रह गई। उसने मन ही मन में कहा, 30 सेकंड में फटने वाला है। उसका दिमाग बिजली की तरह दौड़ा। उसने तुरंत मेज के नीचे झांक कर देखा। मेज के नीचे एक बहुत बड़ा C4 एक्सक्लूसिव टाइम बॉम्ब रखा था। उसके डिजिटल टाइमर पर उल्टी गिनती चल रही थी। कार्तिक ने पूरी ताकत से दहाड़ कर विक्रम कमांडोज को ऑर्डर देकर कहा, बॉम्ब भागो। पूरे बंकर में अफरा तफरी मच गई। कार्तिक, विक्रम कमांडोज अंधेरी सीढ़ियों की तरह पागलों की तरह भागे। ये एक बहुत ही घातक जानलेवा रेस थी। कार्तिक के कंधे पर दर्द महसूस हो रहा था, लेकिन मौत सामने थी। वो लोग सीढ़ियां चढ़कर ग्राउंड फ्लोर पर खाली हॉल में पहुंचे और बाहर प्रांगण की तरफ दौड़े। तभी कार्तिक ने बाहर प्रांगण की धूल भरी जमीन पर छलांग लगाकर चिल्लाकर कहा, सब नीचे लेट जाओ। तब एक ऐसा भयंकर कान फाड़ देने वाला विस्फोट हुआ जिसने छतरपुर के उस पूरे पाइन एस्टेट की जमीन को हिला कर रख दिया। वो जमीन के नीचे बना 3 मंजिला बंकर ताश के पत्तों की तरह ढह गया। धमाकों की गूंज और आग एक विशाल लपट जमीन फाड़कर आसमान की तरफ उठी। कंक्रीट के बड़े बड़े टुकड़े, पत्थर और धूल का एक खौफनाक बवंडर चारों तरफ फैल गया। कार्तिक और उसकी टीम जमीन पर औंधे मुंह लेटे हुए थे। धमाके की शॉकवेव ने उनके कानों को सुन्न कर दिया। धूल और धुएं ने पूरे इलाके को अपनी गिरफ्त में ले लिया। अगर कार्तिक और उसकी टीम 30 सेकंड में बाहर नहीं निकलते तो सभी जमीन के नीचे हमेशा के लिए दफन हो जाते। फैंटम ने उन्हें मारने का पूरा इंतजाम किया था। धमाके गूंज शांत होने के बाद विक्रम खासकर जमीन से उठा और उसने धूल झांक कर कार्तिक की तरफ देखकर पूछा, बॉस आप ठीक हैं। आगे से कार्तिक धीरे धीरे जमीन से उठा। उसका इटालियन सूट धूल और कीचड़ से सन गया था। उसका चेहरा धुएं की वजह से काला पड़ गया था, लेकिन उसकी आंखें उस जलते हुए मलबे को देख रही थी। तभी कार्तिक ने एक बहुत ही शांत लेकिन खौफनाक आवाज में कहा, मैं ठीक हूं विक्रम। फैंटम ने आज मुझे हरा दिया। उसने मुझे दिल्ली बुलाकर बेवकूफ बनाया, मेरे सामने मुझे मौत के कुएं में धकेला और वो खुद आराम से बच निकला। आगे से विक्रम ने गुस्से में कहा, बोश, वो बड़ा शातिर है। उसने कबीर को भी एक मोहरे की तरह इस्तेमाल किया ताकि हम इस ट्रैप में फंस जाएं। उसकी बात सुनकर आगे से कार्तिक ने अपने हाथ की मुट्ठी कसकर कहा, वो शातिर नहीं है विक्रम, वो डरा हुआ है। वो जानता है कि अगर मैं उसके सामने आ गया तो एक पल में जिंदा नहीं बचेगा। आज उसने मेरे दिमाग से खेला। उसने मुझे बताने की कोशिश की कि अग्रवाल ग्रुप से 2 कदम आगे चलता है। ये कहते हुए कार्तिक मुड़ा और अपनी गाड़ियों की तरफ चलने लगा। उसके चलने के अंदाज में अब एक नया और ज्यादा खूंखार रूप था। उसने अपनी बात को आगे बढ़ाकर कहा, लेकिन वो ये भूल गया विक्रम कि जब एक घायल शेर होता है तो वो और भी ज्यादा खतरनाक हो जाता है। फैंटम ने आज दिल्ली में मुझे चकमा दिया, लेकिन अब ये चूहे बिल्ली का खेल खत्म। अब मैं कोई बचाव नहीं करूंगा, अब सिर्फ हमला होगा।
ये कहते हुए कार्तिक अपनी एसयूवी में बैठा और दरवाजा जोर से बंद कर लिया। उसने विक्रम को ऑर्डर देकर कहा, विक्रम मुंबई वापस चलो, हमारे शैडो इंटेलिजेंस को एक नया प्रोटोकॉल लागू करने को कहो। फैंडम के हर एक बिजनेस, हर एक अकाउंट, हर एक इंसान को ट्रैक करो जिसने पिछले 20 सालों में फैंटम से हाथ मिलाया। मैं उसके नेटवर्क को सड़क पर ले आऊंगा, उसे मेरे सामने खुद घुटने टेकने पर मजबूर करूंगा। गाड़ियों का काफिला वापस पालम एयरपोर्ट की तरफ निकल पड़ा और कार्तिक अग्रवाल हार गया था, लेकिन यह हार उसकी कमजोरी नहीं बल्कि उस खूनी युद्ध की शुरुआत थी जो पूरे देश के अंडरवर्ल्ड और कॉरपोरेट जगत को हिलाकर रख देने वाला था। कार्तिक ने गाड़ी की खिड़की से बाहर देखकर अपने सीने पर हाथ रखा। उसका दिल अभी भी राह के लिए धड़क रहा था। कार्तिक ने मन ही मन खुद से वादा करके कहा, राह मैं आ रहा हूं, मैं तुम्हें दुनिया की हर बुरी नजर से बचाऊंगा, चाहे मुझे इसके लिए खुद शैतान क्यों ना बनना पड़े। दिल्ली की उस ठंडी सुबह में एक तरफ फार्म हाउस का मलबा धधक रहा था, दूसरी तरफ कार्तिक अग्रवाल के सीने में इंतकाम की वो आग भड़क चुकी थी जो अब कोई फैंटम, कोई साजिश और कोई हथियार नहीं बुझा सकता था। कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर आ गई थी जहां खून के हर एक कतरे का हिसाब होने वाला था। दिल्ली के पालम एयरपोर्ट से अग्रवाल ग्रुप का हाईटेक मैट ब्लैक प्राइवेट जेट जैसे आसमान की ऊंचाइयों की तरफ बढ़ा। कैबिन के अंदर एक ऐसा खौफनाक और भारी सन्नाटा था जो बाहर की गजरती बिजलियों से भी ज्यादा डरावना था। छतरपुर के इस फार्म हाउस के नीचे C4 विस्फोट की गूंज अभी भी कार्तिक और उसकी अल्फा टीम के कानों में थी। उसका इटालियन सूट धूल और कीचड़ से सन गया था, उसके चेहरे पर धुएं की एक काली परत जम गई थी। उसका दायां कंधा जो स्नाइपर गोली लगने के कारण पहले ही घायल था, उस धमाके के झटके की वजह से और भी ज्यादा दर्द कर रहा था। खून रिस कर उसकी सफेद शर्ट पर एक गहरा धब्बा बना रहा था, लेकिन कार्तिक को अपने जिस्म के इस घाव का कोई एहसास ही नहीं था। उसका असली जख्म तो उसके दिल और उसके गुरूर पर लगा था। फैंटम ने उसे दिल्ली बुलाकर सिर्फ चकमा नहीं दिया बल्कि उसके दिमाग में एक बहुत भयानक माइंड गेम खेल लिया। उसने धीरे से कहा, विक्रम। तभी कार्तिक की भारी और सर्द खुरदरी आवाज ने कैबिन के उस मौत के सन्नाटे को चीरा और उसकी आवाज में गुस्सा नहीं बल्कि एक ऐसी खौफनाक शांति थी जो किसी प्रलय के आने का संकेत देती है। विक्रम जो अपनी सीट पर बैठा था, अपने हाथ में एक छोटा सा कट पर पट्टी बांध रहा था, वो तुरंत अपनी जगह से उठा और सिर झुकाकर कार्तिक के सामने खड़ा हो गया और बोला, यस बॉस। कार्तिक ने अपनी वो बर्फ जैसी खूनी नीली आंखें विक्रम की तरफ उठाई। उन आंखों में अब कोई इंसानियत नहीं बची थी, वहां सिर्फ एक शिकारी जिंदा था। उसने विक्रम से कहा, आज जो हुआ है विक्रम, वो इस बात का सबूत है कि हम जिस दुश्मन से लड़ रहे हैं वो कोई आम अंडरवर्ल्ड डॉन नहीं। फैंटम एक परछाई है, वो हमारे हर कदम से पहले अंदाजा लगा लेता है। उसने कबीर को एक मोहरे की तरह इस्तेमाल किया था, हम सिडनी से दिल्ली तक पागलों की तरह भागे। वो खुद अंधेरे में बैठकर हमारी तबाही का तमाशा देखे। ये कहते हुए कार्तिक ने गहरी सांस ली। उसने अपने हाथ में पकड़ी पानी की बोतल को इतनी जोर से भींचा कि वो पिचक गई। उसने अपनी बात को आगे बढ़ाकर कहा, लेकिन एक परछाई का वजूद सिर्फ तब तक होता है जब तक उसे रोशनी मिलती नहीं। अब वक्त आ गया हम उस परछाई पर इतनी तेज रोशनी डालें कि वो खुद जलकर खाक हो जाए। ये कहकर कार्तिक ने अपनी जगह से खड़े होकर विक्रम के कंधे पर हाथ रखकर कहा, आज से इसी पल से फैंटम को ढूंढने का, उसके पूरे सिंडिकेट को तबाह करने का, हर एक गुर्गे को जमीन पर नीचे गाड़ने का काम मैं पूरी तरह से तुम्हें सौंपता हूं विक्रम। उसकी यह बात सुनकर विक्रम की आंखें चौड़ी हो गई। उसने हैरानी से कहा, बॉस लेकिन आप। तभी आगे से कार्तिक ने दृढ़ता से कहा, मैं अग्रवाल ग्रुप की ताकत हूं विक्रम, लेकिन तुम मेरी आंख और मेरे कान हो। अगर मैं खुद वेंटम के पीछे भागता रहा तो मेरा ध्यान उस चीज से हट जाएगा जो मेरी जिंदगी में सबसे ज्यादा कीमती है, मेरी राह। फैंटम यही चाहता है, वो मुझे मेरे प्यार से, मेरी उस मासूम शेरनी से दूर रखना चाहता है ताकि वो उस पर आसानी से वार कर सके। मैं उसे मौका नहीं दूंगा। इसके बाद कार्तिक ने अपनी आवाज को और भी ज्यादा संजीदा और आदेशात्मक बनाकर कहा, सुनो विक्रम, मुंबई पहुंचते ही तुम सीधे शैडो बेस जाओगे। आर्यन और पूरी साइबर टीम के साथ मिलकर फैंटम के हर एक डिजिटल फुटप्रिंट को खंगालो। उसने दिल्ली के उस बंकर में जो भी इक्विपमेंट इस्तेमाल किया उनके सप्लायर्स को ढूंढो। रूस के माफिया लियो के साथ अपने कॉन्ट्रैक्ट्स का इस्तेमाल करो। पता लगाओ कि इंटरनेशनल मार्केट में फैंटम का पैसा कहाँ कहाँ इन्वेस्टेड है। मुझे फैंटम के बिजनेस की हर एक ईंट गिरती हुई चाहिए। उसे इतना कमजोर कर दो
खुद बिलबिलाता हुआ मेरे सामने आ जाए। उसकी ये बात सुनकर विक्रम के सीने पर हाथ रखकर एक फौजी की तरह शपथ लेकर उसने कहा, मैं वादा करता हूं बॉस, जब तक मैं उस फैंटम को उसके बिल से घसीट कर आपके जूतों में नहीं डाल सकता, मैं एक पल भी अपनी आंखें बंद नहीं करूंगा। अग्रवाल ग्रुप की पूरी इंटेलिजेंस टीम अब सिर्फ एक ही लक्ष्य पर काम करेगी, ऑपरेशन फैंटम। आगे से कार्तिक ने धीरे से सिर हिलाया। उसने विमान की छोटी सी गोल खिड़की से बाहर घने अंधेरे आसमान की तरफ देखकर कहा, तुम बेस संभालो विक्रम, मैं अपनी दुनिया देखने जा रहा हूँ। मुझे मित्तल मैनर जाना है। मेरी राह, मेरी वो बच्ची डरी है, मेरा इंतजार कर रही होगी। राह का नाम जुबान पर आते ही कार्तिक के चेहरे पर वो खौफनाक और पत्थर जैसा भाव अचानक पिघल गया। उसकी आंखों में गहरी बेतहाशा ममता और एक नाकाबिल बर्दाश्त दर्द उभर आया। वो लड़की जो कभी मित्तल इंडस्ट्री की सीईओ बनकर पूरी दुनिया में राज करती थी, जिसे स्नाइपर की गोली से बचाया था, और आज वो एक 10 साल की बच्ची बन चुकी है जिसे हर साय से डर लगता है। युद्ध की पहली मध्यम और सलेटी रोशनी के साथ अग्रवाल ग्रुप का प्राइवेट जेट सांता क्रूज एयरपोर्ट पर लैंड हुआ। मुंबई में हल्की हल्की बारिश हो रही थी। पूरे शहर में एक अजीब सा उदासी और खामोशी में लपेटा हुआ था। एयरपोर्ट के वीआईपी रनवे पर काले रंग की बुलेट प्रूफ मर्सिडीज पहले ही तैयार खड़ी थी। कार्तिक बिना कुछ कहे सीधे गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर जाकर बैठ गया। उसने कमांडोज को पीछे की गाड़ियों में आने का इशारा किया और खुद गाड़ी स्टार्ट करके मित्तल मैनर की नफ निकल पड़ा। मुंबई की वो खाली और भीगी सड़कें कार्तिक के दिमाग में पुरानी यादें ताजा कर रही थी। उसे वो खौफनाक याद आ रही थी जो वो ऑडी कार हवा से बातें करके आई थी। उसने राह को टक्कर मारी। वो खून, व एम्बुलेंस, वो डॉक्टर डिसूजा के शब्द, इनका मानसिक संतुलन 10 साल की बच्ची के स्तर पर हो गया। ये सारे शब्द कार्तिक के सीने में किसी तेज आरी की तरह चल रहे थे। 45 मिनट का सफर के बाद मैकबे साउथ बॉम्बे के उस आलीशान और विशाल लोहे के गेट वाले मित्तल मैनर आकर रुकी। कार्तिक गाड़ी से उतरा। मित्तल मैनर, जो कभी कारपोरेट साजिशों, जयंत मित्तल के खौफ और धोखे का एक खूनी अड्डा हुआ करता था, आज पूरी तरह से बदल चुका था। बाहर सिक्योरिटी के कड़े इंतजाम थे। अग्रवाल ग्रुप के दर्जनों सादे कपड़ों में कमांडो हर तरफ मुस्तैद थे। लेकिन हवेली के अंदर का नजारा बिल्कुल अलग था। कार्तिक भारी कदमों से सीढ़ियां चढ़कर मुख्य हॉल में दाखिल हुआ। उसने देखा कि हॉल में सारी डरावनी और भारी एंटीक मूर्तियां हटा दी गई। कोनों पर नरम और मुलायम सोफे रखे गए ताकि अगर राह दौड़कर गिरे तो उसे चोट न लगे। यहाँ तक कि सीढ़ियों के कोने पर भी रबड़ की पैडिंग की गई। तभी सीढ़ियों से नीचे उतरती दिव्यानी मित्तल नजर आई। उनका चेहरा थकान से भरा था, लेकिन आंखों में एक गहरी शांति थी। उन्होंने कार्तिक को इस खून और धूल से सनी हालत में देखा तो वो घबरा गई। कार्तिक को देखते ही दिव्यानी ने उससे पूछा, कार्तिक बेटा, ये तुम्हारी कैसी हालत है? क्या हुआ दिल्ली में वो फैंटम? दिव्यानी घबरा कर कार्तिक के पास दौड़ी आई। कार्तिक ने एक फीकी मुस्कान के साथ दिव्यानी का हाथ पकड़कर कहा, मैं ठीक हूं माँ जी। फैंटम तो हाथ नहीं आया, लेकिन विक्रम उसे ढूंढ निकालेगा। आप मेरी फिक्र मत कीजिए। मेरी राह कैसी है? क्या वो रात को ठीक से सोई थी? दिव्यानी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने रोते हुए कार्तिक के गाल पर हाथ रखकर कहा, तू कितना पागल है कार्तिक। खुद मौत के मुंह से वापस आया है, तेरा कंधा खून से लाल है, और तुझे अपनी नहीं, मेरी उस बच्चे की फिक्र है जो तुझे अपना दुश्मन मान बैठी है। दिव्यानी ने अपने आंसू पोंछ कर कहा, रहा ठीक है बेटा। वो रात भर अपने उस बड़े वाले पिंक टेडी बियर को लगाकर सो गई। सुबह उठी तो रामू काका ने उसे हलवा खिलाया। उसे अब कमरे में ड्राइंग बुक कलर्स के कुछ बना रही है। वो बिल्कुल वैसी लग रही जैसे 10 साल की उम्र में हुआ करती थी, बिना किसी फिक्र के, बिना किसी डर के। कार्तिक के दिल में एक हल्की सी ठंडक पड़ी। उसने मुस्कुरा कर कहा, मैं उसे एक बार देख सकता हूँ माँ जी? मैं उसके सामने नहीं जाऊंगा, बस दूर से उसे देखना चाहता हूँ। वो मुझे देखकर डर जाती है। कार्तिक की इस बात में इतनी बेबसी थी, दिव्यानी का कलेजा फट गया। दुनिया का बादशाह अपनी ही पत्नी को छुप छुप कर देखने के लिए मजबूर था। उसकी ये बात सुनकर आगे से दिव्यानी ने रास्ता छोड़कर कहा, जाओ बेटा, वो ऊपर वाले बचपन वाले कमरे में है। कार्तिक दबे पांव बिना कोई आवाज किए सीढ़ियां चढ़ने लगा। हवेली का वो हिस्सा जहां राह का मास्टर बेडरूम हुआ करता था, वो हनीमून स्वीट जिसे निंजाओं ने तबाह किया, उसे हमेशा के लिए लॉक कर दिया गया। राह को हवेली के दूसरे छोर पर उसके पुराने बचपन के कमरे में शिफ्ट कर दिया गया।
कार्तिक उस कमरे में थोड़ा खुला हुआ दरवाजे के पास जाकर रुक गया। उसने अपने शरीर को दीवार के पीछे छुपा लिया और सिर्फ एक छोटी सी दरार से अंदर देखने लगा। कमरे के अंदर का दृश्य देखकर कार्तिक का दिल एक ही धड़कन में हजारों बार टूट कर जुड़ गया। पूरा कमरा पिंक और व्हाइट कलर की थीम से सजा था। दीवार पर डिज्नी प्रिंसेस के वॉलपेपर्स चमक रहे थे। जमीन पर एक बहुत बड़ा मुलायम सफेद रंग का गलीचा बिछा था। उस गलीचे के ठीक बीचों बीच राहा बैठी थी। उसने एक बड़ा ही प्यारा सा हल्के नीले रंग का फ्रॉक पहना था और उसके वो खूबसूरत बाल, जिन्हें वो हमेशा एक सख्त कारपेट बन में बांध कर रखती थी, आज दो छोटी छोटी ढीली चोटियों में बंधे थे। उसके चेहरे का मेकअप का एक कतरा भी नहीं था। वहां सिर्फ एक बेदाग, कोमल और दूधिया मासूमियत थी। राह के एक हाथ में लाल रंग का क्रेयॉन था। उसके सामने एक बड़ी सी ड्राइंग बुक खुली थी। वो जमीन के ऊपर पेट के बल लेटकर अपने पैरों को हवा में हिलाकर बड़े ही मगन होकर एक घर की तस्वीर बना रही थी। उसके पास बड़ा सा पिंक टेडी बियर भी रखा था। राह अपनी उस पतली प्यारी सी बच्चों वाली आवाज में उस बेजान खिलौने से बातें कर रही थी। उसने अपनी प्यारी आवाज में कहा, देखो मिस्टर बियर, ये हमारा नया घर है। इसमें मम्मा रहेंगी और मैं रहूंगी और रामू काका रहेंगे। और पता है, इस घर के बाहर मैं एक बहुत बड़ा जादुई दरवाजा बनाऊंगी ताकि कोई भी गंदा अंकल या कोई राक्षस इस घर के अंदर ना आ सके। मम्मी कहती है बाहर बहुत सारे राक्षस होते हैं जो छोटे बच्चों को डराते हैं। ये मासूम बातें सुनकर कार्तिक का गला रुंध गया। उसे याद आ रहा था कि इसी लड़की ने कुछ दिन पहले कंपनी के गाला इवेंट में हजारों लोगों के सामने खड़े होकर जयंत और निखिल मित्तल जैसे राक्षसों का पर्दाफाश किया था। और आज वही लड़की क्रेयॉन से राक्षसों को दूर रखने के लिए कागज पर जादुई दरवाजा बना रही है। कार्तिक की आंखों में आंसुओं की एक गर्म धार बहकर उसके गालों पर आ गिरी। उसने अपना पहला मुंह अपने हाथों पर दबा लिया और उसकी सिसकने की आवाज अंदर राह तक न पहुंच पाए। कार्तिक ने मन ही मन रोकर कहा, मैं हूं ना, तुम्हारा जादुई दरवाजा मेरी जान। इस दुनिया का कोई भी राक्षस, कोई भी फैंटम तुम तक पहुंचने से पहले मेरी लाश से होकर गुजरेगा। मैं तुम्हारी इस मासूमियत को कभी टूटने नहीं दूंगा। तभी अचानक राह ने अपनी ड्राइंग बुक से सिर उठाया। उसका लाल रंग का क्रेयॉन उसके हाथ से फिसल कर जमीन पर रोल होकर सीधे दरवाजे की चौखट तक आ गया, जहां कार्तिक खड़ा था। राह उस क्रेयॉन को उठाने के लिए घुटनों के बल चलकर दरवाजे की तरफ आई। तभी कार्तिक पीछे हटने ही वाला था कि उसका जूता फर्श पर पड़े एक पुराने खिलौने से टकरा गया और हल्की सी आवाज हुई। राह ने चौंक कर दरवाजे से बाहर देखा। उसकी वो बड़ी बड़ी मासूम आंखें सीधे कार्तिक की आंखों में जा टकराई। एक पल के लिए समय जम गया। कार्तिक की सांसें अटक गई। उसने सोचा राह उसे देखकर डरेगी, चीखेगी, रोएगी, अपनी माँ को आवाज लगाएगी। कार्तिक तुरंत पीछे हटने लगा। राह के मुंह से आवाज निकली। उसने माँ को पुकार कर कहा, मम्मा। कार्तिक ने आंखें बंद कर ली। उसका दर्द से दिल फटने को था, लेकिन राह नहीं रोई। उसने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से कार्तिक को ऊपर से नीचे तक देखा। कार्तिक के गंदे कपड़े, उसके माथे पर चोट का निशान, कंधे पर खून रिस रहा था। 10 साल की बच्चे के लिए नजारा कितना डरावना हो सकता था, लेकिन बच्चे के अंदरूनी अजीब सी करुणा भी होती है। राह धीरे धीरे से खड़ी हुई। उस दरवाजे के बिल्कुल पास आई। उसने कार्तिक की तरफ अपने उंगली दिखाकर बड़ी मासूमियत से पूछा, आप आप वही गंदे अंकल हो ना, जो मुझे हॉस्पिटल में डराने आए थे? उसकी आवाज सुनकर कार्तिक वहीं जम गया। उसके गले में आवाज नहीं निकल रही थी। उसने बड़ी मुश्किल से अपनी गहरी भारी आवाज दबाकर बड़ा नॉर्मल और लहजे में कहा, मैं गंदा अंकल नहीं हूं गुड़िया। तब राह ने कार्तिक के खून से सने कंधे की तरफ इशारा करके कहा, तो फिर आप कौन हो और आपके कपड़े इतने गंदे क्यों हो? आपको यहाँ चोट लगी है? उसकी आंखों में अब डर से ज्यादा जिज्ञासा और एक बच्चे वाली चिंता थी। कार्तिक घुटनों के बल जमीन पर बैठ गया ताकि उसकी ऊंचाई राह के ऊंचाई के बराबर हो। उसने डरावना न लगे। उसने अपने चेहरे पर एक बहुत ही प्यारी, सच्ची मुस्कान लाने की कोशिश की। हालांकि उसकी आंखों में आंसू थे। कार्तिक ने एक ऐसी कहानी गढ़ना शुरू करके कहा, मैं एक सुपर हीरो गार्ड हूँ। तुम्हारी मम्मा ने मुझे यहाँ बुलाया। तुमने कहा ना कि बाहर बहुत सारे राक्षस हैं। मैं उन राक्षसों से लड़ने वाला गार्ड हूँ। मैं रात भर उन गंदे राक्षसों से लड़ रहा था, इसलिए मेरे कपड़े गंदे हो गए, मुझे चोट लग गई। राह के माँ मन बाल को समझ आ सके। राह ने अपनी आंखें हैरानी और अचरज से एकदम गोल कर ली। उसने धीरे से कहा, सच्ची आप सुपर हीरो हो?
लेकिन आपके पास तो कोई कैप नहीं, जैसे सुपरमैन के पास होती है। उसके बाद सुनकर कार्तिक ने हल्की सी हंसी के साथ कहा, कुछ सुपर हीरोज कैप नहीं पहनते बेटा, वो बस अंधेरे में छुपकर अपनी प्रिंसेस की रक्षा करते हैं, और इस घर की प्रिंसेस तो तुम हो ना। उसके बाद सुनकर राहा के चेहरे पर बड़ी प्यारी खिलखिलाती मुस्कान आ गई। उसके गालों पर डिंपल पड़ गए। उसने मुस्कुराकर कहा, हाँ मम्मा भी मुझे प्रिंसेस बुलाती है, तो क्या आप सच में उन गंदे राक्षसों को मार दोगे? क्या आप मुझे बचाओगे? तभी कार्तिक ने दृढ़ता से कहा, मैं अपनी जान दे दूंगा, लेकिन तुम्हारे पास किसी को फटकने भी नहीं दूंगा। कार्तिक के इन शब्दों में कोई कहानी नहीं, बल्कि ब्रह्मांड का सबसे बड़ा सच था। राहा ने कुछ सोचा, फिर उसने दरवाजे के बाहर कदम निकाला और धीरे से कार्तिक के बिल्कुल करीब आ गई। कार्तिक का दिल इतनी जोर से धड़क रहा था, उसे लग रहा था जैसे वो सीने से बाहर आ जाएगा। राहा ने अपने छोटा सा नाजुक हाथ आगे बढ़ाया। कार्तिक के उस खून से सने कंधे के पास बिल्कुल हवा में फूंक मार कर कहा, मम्मा कहती है फूंक मारने से जल्दी चोट ठीक हो जाती है, सारा दर्द भी भाग जाता है। क्या आपका दर्द भाग गया है सुपर हीरो अंकल? कार्तिक अग्रवाल वो इंसान जिसने 18 निंजाओं को गाजर मूली की तरह काट दिया, जिसने स्नाइपर की गोली बिना उफ करके सह ली, वो इंसान राह की इस मासूम से फूंक से पूरी तरह बिखर गया। उसके होंठ कांपने लगे, उसकी आंखों से आंसुओं की झड़ी लग गई। उसने रोकर मुस्कुराते हुए सिर हिलाकर कहा, हाँ हाँ गुड़िया, मेरा सारा दर्द भाग गया, तुमने मेरा सारा दर्द खत्म कर दिया। तभी राहा ने अपना लाल क्रेयॉन जमीन से उठाया, कार्तिक के हाथ में थमा कर कहा, ये लो, तुम मेरे दोस्त बन सकते हो, लेकिन तुम मुझे डराना मत, वरना मैं मम्मा से शिकायत करूंगी। कार्तिक ने कहा, मैं कभी नहीं तुम्हें डराऊंगा, मैं वादा करता हूँ। कार्तिक ने उस क्रेयॉन का ऐसे पकड़ लिया जैसे दुनिया का सबसे अनमोल हीरा हो। तभी सीढ़ियों से दिव्यानी के आने की आवाज आई। राहा तुरंत पलटकर कमरे में भाग गई और अपने टेडी बियर के पास जाकर बैठ गई। कार्तिक तुरंत उठा और दीवार के पीछे छुप गया। उसे पता था यहाँ काम पूरा हो गया और उसने अपनी शेरनी के दिल में एक नई जगह बना ली, एक पति की नहीं, एक दोस्त की, एक सुपर हीरो की जगह। अगले कुछ हफ्तों तक मित्तल मैनर का रूटीन ऐसा ही रहा। विक्रम और अपनी शैडो टीम के साथ दिन रात ऑपरेशन फैंटम पर काम कर रहे थे। वो फैंटम के ब्लैक मनी के नेटवर्क्स को तबाह कर रहे थे। लियो ने मिली जानकारी के आधार पर उन्होंने मॉरिशस और दुबई में फैंटम के कई स्लीपर सेल्स को नस्ते नाबूद कर दिया। फैंटम अब पूरी तरह से बौखला चुका था। उसका सिंडिकेट टूट रहा था। लेकिन इन सब से दूर कार्तिक अग्रवाल की दुनिया मित्तल मैनर के उस गार्डन और उस पिंक कमरे तक सिमट गई। कार्तिक अब हर रोज एक सुपर हीरो के बहाने राह से मिलने जाता। कभी वो उसके लिए ढेर सारी चॉकलेट लेकर जाता, तो कभी उसके साथ बैठकर कलरिंग बुक में तस्वीरें बनाता। राह अब कार्तिक से बिल्कुल नहीं डरती थी, बल्कि वो पूरे घर में उसे आवाज लगाती थी, सुपर हीरो अंकल, सुपर हीरो अंकल, देखो मैंने क्या बनाया। कार्तिक उसके साथ बच्चा बन जाता, फर्श पर लेटकर उसके साथ खेलता। जब राह हंसती तो कार्तिक को लगता दुनिया की सारी दौलत मिल गई। लेकिन रात के अंधेरे में जब राह सो जाती, तो कार्तिक अपने स्टडी रूम में अकेला बैठकर रोता। वो शराब के नशे में पुरानी राह को याद करता, जो उसके कंधे पर सिर रखकर उसे अपना पति मान चुकी थी। वो उस राह को याद करता जिसने उसके लिए खुद अपने हाथों से सूप बनाया था। कार्तिक एक रात अपनी स्टडी की खिड़की के बाहर चमकते हुए चांद को देखकर बुदबुदा कर बोला, मैं इंतजार करूंगा राह, चाहे मुझे मेरी जिंदगी इंतजार करनी पड़े। मैं तुम्हारी इस मासूमियत की हिफाजत करूंगा, और जिस दिन तुम्हारे दिमाग के वो दरवाजे खुलेंगे, जिस दिन तुम्हें अपना वो कार्तिक याद आएगा, मैं यहीं खड़ा मिलूंगा, तुम्हारा रक्षक, तुम्हारा सुपर हीरो, और तुम्हारा वो बड़ा पाव वाला। कार्तिक ने अपने फोन की स्क्रीन ऑन की और उस पर एक मैसेज ब्लिंक हो रहा था। मैसेज विक्रम का था और उसने मैसेज पढ़ा, बॉस फैंटम की नई लोकेशन ट्रेस हो गई, वो इंडिया वापस आ रहा है। यह मैसेज पढ़ते ही कार्तिक की आंखों में वो पुराना खूंखार दानव वापस लौट आया। उसने अपनी गन उठाई और मैगजीन लोड की। कार्तिक ने ठंडे और बर्फीली आवाज में कहा, आने दो उसे, इस बार कोई माइंड गेम नहीं, इस बार मौत का तांडव होगा। क्या होगा इस बार? क्या फैंटम पकड़ में आएगा या नहीं, जानेंगे कल के एपिसोड में। दोस्तों, कहानी अगर अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर से जरूर करें।